कुछ बच्चे अभी यहाँ बाकी हैं जिनके प्रश्न बाकी हैं। हाँ, आप अब आए हैं तो पूरा ही करेंगे। उत्सुक है बच्चे। Namaskar, Honorable Prime Minister Sir. I am Priya Chaturvedi from Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Dwarka, New Delhi. Sir, is politics a difficult profession in your opinion? How do you handle stress and work pressure so well? पहले तो पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए। इको हो रहा है, जरा कोई माइक को ठीक करें। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए, इसे एक सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और सेवा का भाव तब जगता है जब अपनापन होता है। अपनापन नहीं होता तो सेवा का भाग नहीं जगता है। एक बहुत पुरानी घटना है। एक 5 साल की बालिका अपने 3 साल के भाई को उठा करके, बड़ी मुश्किल से उठा पा रही थी, लेकिन उठा करके एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ रही थी। तो एक महात्मा ने उसे पूछा, बेटी तुझे थकान नहीं लगती? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, ये तो मेरा भाई है। महात्मा ने फिर से पूछा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूं कि कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें थकान नहीं लग रही क्या? तो उसने कहा, नहीं मेरा भाई है। तो महात्मा ने फिर से कहा, अरे मैं तुम्हें ये नहीं पूछ रहा हूं कौन है, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें थकान नहीं लगती? तीसरी बार उसने कहा, अरे मेरा भाई है। तो महात्मा ने कहा, अरे भाई मैं सवाल पूछता हूं। उसने कहा, मैं आपका सवाल समझती हूं, मेरा भाई है इसलिए मुझे थकान नहीं लगती है। 5 साल की बच्ची, जब मुझे लगता है कि 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है, तो फिर थकान नहीं लगती, फिर काम करने की इच्छा जगती है, और ज्यादा करूं, और कुछ करूं, और नया करूं, यही भाव मन में जगता है। और इसलिए पॉलिटिक्स को प्रोफेशन के रूप में नहीं, पॉलिटिक्स को एक सेवा धर्म के रूप में, और वो सेवा धर्म भी अपनेपन के कारण, पद के कारण नहीं। पद तो आते हैं जाते हैं, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है। अपनापन ये चिरंजीव होता है, और इसलिए फिर न कोई स्ट्रेस होता है, न कोई थकान होती है। और दूसरा, शरीर की जो बायोलॉजी काम करती है, तो आप जैसे बच्चों से गप्पे मारते हैं तो ठीक हो जाता है। थैंक यू सर। बेटा, अगला सवाल बच्चे। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम सूरज दीवान है। मैं केंद्रीय विद्यालय आईने कॉलोनी का छात्र हूं और कक्षा 12वीं में पढ़ता हूं। सर, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आपने गुजरात पढ़ो यानी कि वाचे गुजरात नाम से एक अभियान शुरू किया था। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही कोई अभियान शुरू करने के बारे में आपने विचार किया है? ऐसा तो विचार नहीं किया है, लेकिन एक और बात मेरे मन में चल रही है, वो है डिजिटल इंडिया। और जब मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं तो मेरा आग्रह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे छात्रों तक पहुंचे और सभी भाषाओं में पहुंचे, और वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए, इंटरनेट का लाभ लेते हुए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का लाभ लेते हुए, उनको आदत लगे नई नई चीजें खोजने की, देखने की, पढ़ने की, समझने की। अगर ये उसका आदत बन जाती है तो मैं समझता हूं कि शायद ये मेरा जो डिजिटल इंडिया का जो मेरा सपना है
काम सारे मैं हाथ में ऐसे ले रहा हूं जो बड़े कठिन है, लेकिन अगर कठिन काम नहीं हाथ में लेंगे तो फिर कौन लेगा? अगर मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? तो मैं ले रहा हूं। दूसरा, ये जो मेरा आज का कार्यक्रम है उसे मैं एक प्रकार से मैपिंग कर रहा हूं इनडायरेक्टली, कि सचमुच में हमारे देश में इतने सालों से चर्चा चल रही है, 21वीं सदी की सुन रहे हैं, कंप्यूटर सुन रहे हैं, क्या कुछ नहीं सुन रहे। मैं देखना चाहता हूं कि सचमुच में हिंदुस्तान की कितनी स्कूलें हैं जहां कम से कम मेरा ईमेल पहुंचता है, कितनी स्कूलें हैं जहां पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से मैं बालकों तक पहुंच पाता हूं। तो मेरा ये एक प्रकार का टेस्टिंग कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जैसे आपका तो है ही है, लेकिन मेरी सरकार के लिए भी मेरा एक भीतर से कार्यक्रम चल रहा है। और इसलिए जब आपने कहा पढ़ो भारत या भारत पढ़े, लेकिन मैं ये चाहूंगा कार्यक्रम मेरा हो या ना हो, मैं सभी विद्यार्थी मित्रों को, मेरा शुरू में भी मैंने कहा था, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ने की तो आदत होनी चाहिए। कुछ भी पढ़ो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि कहीं बाजार में पकौड़े खरीदा हो और पकौड़े खाने के लिए, पकौड़े का टेस्ट है, पकौड़े के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन जिस कागज के टुकड़े में पकौड़ा बांध करके दिया है ना, उसको पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके संस्कार है, पढ़ना ही उसकी आदत है। पकौड़े के टेस्ट के बजाय वो पस्ती में अखबार का टुकड़ा आया है, उसको भी पढ़ने का उसका मन कर जाता है। ऐसे लोग देखे होंगे आपने। और जरूरी नहीं एक ही प्रकार का पढ़ो, आपको जो ठीक लगे। कॉमिक बुक्स रखते हैं, कॉमिक बुक पढ़िए आप, कोई बंधन नहीं है, ये पढ़ो वो पढ़ो, कोई जरूर नहीं। पढ़ने की आदत होगी तो कहीं न कभी आपको सही दिशा की चीजें पढ़ने की आदत भी लग जाएगी। लेकिन अगर पढ़ने की आदत नहीं होगी, फिर आपके सामने कितनी ही बढ़िया से बढ़िया किताबें रही होगी, कभी हाथ लगाने का मन नहीं करेगा। और मैं सच बताता हूं, एक विशाल सागर है, ज्ञान का इतना विशाल सागर है, और किताब जब पढ़ते हैं तो इतनी नई चीजें हाथ लगती हैं। किसी ने अभी जो पूछा था ना कि सीएम और पीएम बनने में क्या फर्क है, आप में कोई नजर आता है? ये तो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन एक मुझे जरूर नजर आता है। मैं जब सीएम नहीं था तब मुझे पढ़ने का मौका मिलता था, मैं काफी पढ़ता था, मुझे मजा आता था, लेकिन बाद में मेरा वो छूट गया। और मैं उसको एक प्रकार का मेरा अपना व्यक्तिगत नुकसान भी देखता हूं। अब फाइलें पढ़ता हूं। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि पढ़ने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो गुजरात में जो मैं जब था, वांचे गुजरात जो अभियान किया था, ये सचमुच में उसको समझने जैसा है। और उस समय स्थिति ये बनी थी कि लाइब्रेरियों में एक भी किताब मौजूद नहीं थी पूरे राज्य में, वरना कई लाइब्रेरियां ऐसी होगी कि जहां पर शायद उस कपबोर्ड को 10-10 साल तक सफाई नहीं हुई होगी। लेकिन उस अभियान के कारण, और मैं देख रहा था कि लोग इन्फ्लुएंस के लिए चिट्ठी लेने जाते थे कि फलानी उस लाइब्रेरी में बोला मुझे किताब दें, मुझे वो किताब चाहिए, क्योंकि निश्चित समय कालखंड में कितनी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, कितनी स्पीड से पढ़ते हैं, इसकी भी एक स्पर्धा थी। और बाद में उसका वाइवा था, उन बालकों से क्वेश्चन आता क्या किताब पढ़ी, कैसे पढ़ी। ये अभियान इतना ताकतवर था और पूरा समाज जुड़ा था, कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा था, सरकार तो एक इनिशिएट किया था, पूरा समाज जुड़ा था। मैं खुद भी उस वांचे गुजरात अभियान में मैं खुद भी लाइब्रेरी चला गया था, मैं भी वहां जाकर के पढ़ने के लिए बैठा था और हर एक के लिए कार्यक्रम बनाया था। एक माहौल बन गया था पढ़ने का, और मैं चाहता हूं कि पढ़ने का एक सामूहिक माहौल बनना चाहिए, स्कूल में भी कभी बनाना चाहिए। अपने स्कूल में भी ये सप्ताह, चलो भाई लाइब्रेरी की किताब ले जाओ, पूरा सप्ताह यही चलना है, नई नई किताबें पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। 7 दिन के बाद जब पूरा हो जाएगा तो पूछेंगे 10 किताब कितने पढ़ी, 15 कितने पढ़ी, उसका वाइवा क्या था। तो ये अपने आप हर स्कूल अपना कार्यक्रम बना सकती है। लेकिन ये मैं आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो गुजरात से शायद आपको जानकारी मिल सकती है कि वो कार्यक्रम कैसा हुआ था, कितना बड़ा व्यापार, लाखों की तादाद में लोग इसमें लगे थे और करोड़ों करोड़ों आवर्स पढ़ाई हुई थी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा
वो अभियान था, लेकिन मैंने भारत देशव्यापी इस कार्यक्रम के लिए तो सोचा नहीं है, लेकिन इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से और शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अधिक आए, हमारे बालक नई नई चीज़ें खोजने लगे, दुनिया को समझने लगे, ये मैं जरूर चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न। Good afternoon, Honorable Prime Minister Sir, and first of all, Happy Teachers Day. I am Deepak Yadav, student of class 11th Stream Science from Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalay, Vasant Kund. Sir, in your speeches, you appealed to people to save electricity. In this regard, what is your expectations from us? How can we help in this? मैंने बताया, ऐसे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन अनुभव ये है कि मान लीजिए हम पंखा चालू किया और अपने कोई दोस्त आ गए और हम बाहर खड़े हो गए, भूल गए पंखा बंद करना। अब ये हम ठीक कर सकते कि नहीं कर सकते? हम स्कूल से निकल रहे हैं, कोई स्टूडेंट तय करे मैं आखिर ही निकलूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे क्लासरूम में कोई भी लाइट, कोई पंखा, कुछ भी चालू है तो बंद करूंगा, मैं ये करूंगा। कभी कभार हम सुखी परिवार में खिड़की खोल करके खुली हवा में सोने की आदत ही चली गई। क्यों? तो एसी की आदत हो गई। क्या कभी कोशिश की है क्या? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो ये भी, क्योंकि देखिए आज एनर्जी का संकट पूरा विश्व का है। कोयला, गैस, पेट्रोलियम, इस सब की सीमा है, तो बिजली उत्पादन कहां से होगी? तो कभी न कभी तो बिजली बचाने की दिशा में हमें जाना ही पड़ेगा। और बिजली बचेगी तो जिनके तक बिजली पहुंची नहीं उनको पहुंचाने में वो कम से कम खर्चे से करने वाला काम है। तो बिजली का उत्पादन बहुत महंगा है, लेकिन बिजली बचाना बहुत सस्ता है। उसी प्रकार से इन दिनों सारे बल्ब टेक्नोलॉजी एनर्जी सेविंग वाली आई है। पहले आपके घर की ट्यूबलाइट में जितनी एनर्जी कंजम्पशन होता था, अब नए प्रकार की ट्यूब्स आई हैं, आपका एनर्जी सेविंग होता है, पैसे भी बच जाते हैं। और इसलिए ऐसे अपने परिवार में ये बात करनी चाहिए। और सिर्फ बिजली क्यों, पानी भी, हम ब्रश करते हैं और नलके से पानी चला जा रहा है, नल बंद करके भी तो ब्रश किया जा सकता है, फिर जरूरत पड़े, लेकिन हम पानी कि हमें ध्यान ही नहीं होता है कि मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ, इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम उन चीज़ों को भूल गए हैं। फिर एक बार सारे शिक्षक अगर स्कूल में याद कराएंगे, सब परिवार में माहौल बनेगा और हम सब एक दायित्व लेकर के करेंगे तो ये काम होगा। ये ऐसा नहीं भाई कोई प्रधानमंत्री है तो वो कर लेंगे तो हो जाएगा, और प्रधानमंत्री अपने घर में कितनी बिजली बचाएगा? लेकिन अगर देश सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा हम करते हैं तो बूंद बूंद से सागर बन जाता है, वैसे ही बन जाएगा। थैंक यू। Thank you, sir. अगला प्रश्न। A very good afternoon to you, sir. My name is Arunima and I am from Gargi Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Green Park. Sir, we are very happy with your support for girls' education. Sir, can you tell us what further steps you will take in this matter? एक तो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, 5वीं कक्षा के बाद बालिका को अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाता है तो माँ बाप भेजते नहीं है, उनको लगता है नहीं बच्ची नहीं जाएगी, और वहीं से उसकी बेचारी की जिंदगी को रुकावट आ जाती है। और इसलिए बालिका को अपने घर से निकट अधिकतम शिक्षा कैसे मिले, उसको शिक्षा छोड़नी ना पड़े। 6th, 7th और 7वीं 8वीं के बाद तो फिर संकट नहीं रहता, फिर वो बच्ची भी इतनी मैच्योर हो जाती है, माँ बाप को भी विश्वास हो जाता है कि अब बेटी को भेज सकते हैं, तो फिर उसको चिंता नहीं होती है। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, सब राज्यों से भी बात कर रहे हैं कि अधिकतम बालिका के लिए निकटतम स्कूल मिले। ये अगर हो गया तो उसको शिक्षा में सुविधा रहेगी। दूसरा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन।
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। आज कहीं का दूर से दूर गांव में अच्छा टीचर जाने को तैयार नहीं, शहर में रहना चाहता है, तो उपाय क्या? तो लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के हर कोने में, कहीं लेह से, कहीं तिरुपति से, कहीं पोर्ट ब्लेयर से, सब दूर बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से भविष्य में अच्छे टीचर के द्वारा पढ़ाया भी जा सकता है। एक टीचर सेंटर स्टेज पर से एक साथ लाखों क्लासरूम को अच्छी चीज पढ़ा सकता है। इससे कारण, और बच्चों में ग्रास्पिंग बहुत होता है, वो तुरंत इसको पकड़ लेते हैं। ये अगर हम कर पाए तो बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने में भी हमें सफलता मिलेगी। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल के लिए हमारे पास वक्त है, आइए। नमस्कार सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम शिवांगी है। मैं एनडीएमसी नवयुग स्कूल लक्ष्मीबाई नगर की छात्रा हूँ। सर, हमारे देश में रोजगार की समस्या बनी हुई है। सर, क्या आप स्कूल्स में रोजगार परक शिक्षा यानी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का सोच रहे हैं? सारी दुनिया में समृद्ध से समृद्ध देश भी एक बात पर बल दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। एक घटना सुनाता हूं मैं, उससे आपको ध्यान में आएगा कि स्किल डेवलपमेंट का कितना महत्व है। आप लोगों ने आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी के चिंतन पर उन्होंने देश की बहुत सेवा की। उनके एक साथी थे दादा धर्माधिकारी, वो भी बड़े चिंतक थे। और दादा धर्माधिकारी की छोटी घटनाओं की किताबें हैं, पढ़ने जैसी किताबें हैं। तो दादा धर्माधिकारी ने एक प्रसंग लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है। कोई एक नौजवान उनको मिलने गया और उसने कहा कि दादा कुछ नौकरी का करिए। वो पहचानता था उनको, मेरे लिए कुछ नौकरी के लिए कुछ कीजिए, किसी को बता दीजिए को। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम्हें क्या आता है? तो उसने कहा, मैं एमए हूं। तो कहा, नहीं तुम एमए हो, तुम्हें क्या आता है? तो कहा, मैं एमए हूं। तो कहा, नहीं भाई, एमए हो वो तो बराबर तुम्हारी डिग्री है, तुम्हें क्या आता है? नहीं बोले, मैं एमए हूं। तो उन्होंने कहा, भाई तुम एमए हो, तुम पढ़े लिखे हो सब, तुम्हें आता क्या है? तुम्हें नौकरी कहाँ दिलवानी, तुम्हें जानो तो। उन्होंने कहा, नहीं मैं एमए पास हूं ना। उन्होंने कहा, भाई लेकिन तुम ये तो बताओ तुम्हें आता क्या है? फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, अच्छा भाई बताओ। उस समय तो टाइपराइटर था, कंप्यूटर नहीं था। तुम्हें टाइपिंग करना आता है? नहीं बोले, वो तो नहीं आता। तो ड्राइविंग करना आता है? नहीं बोले, ये नहीं आता है। खाना पकाना आता है? नहीं बोले, वो भी नहीं आता है। तो बोले, कमरा वमरा साफ सफाई करना आता है? नहीं बोले, वो भी नहीं आता है। तो बोले, तुम एमए हो लेकिन करोगे क्या? ये दादा धर्माधिकारी ने अपना एक संवाद लिखा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डिग्री हो, उसके साथ साथ हाथ में हुनर होना बहुत जरूरी है, स्किल होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हर बालक के व्यक्तित्व के विकास के साथ उसको स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिलना चाहिए। हमारे देश में सब बच्चे कोई हायर एजुकेशन में नहीं जाते हैं। 7वीं में बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, 10वीं में आते आते और छोड़ देते हैं, और कॉलेज में और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने वाले तो बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं। एक गांव में से मुश्किल से 1 या 2 बच्चे जाते हैं। तो बाकियों का क्या? उनके लिए आवश्यक है स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? एक तरफ नौजवान है, बेचारा रोजगार नहीं, और दूसरी तरफ आपके घर में नलके में गड़बड़ है और आपको प्लम्बर चाहिए तो प्लम्बर मिलता नहीं, आपको अच्छा ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर मिलता नहीं। क्यों? तो लोग नहीं है क्या? लोग है, लेकिन जैसे तैयार करना चाहिए से तैयार नहीं किए गए हैं। अगर हम अच्छे ड्राइवर तैयार करें तो लोगों को अच्छे ड्राइवर मिलेंगे, हम अच्छे कुक तैयार करें लोगों को अच्छे कुक मिलेंगे, हम अच्छा गुलदस्ता बनाने वाले तैयार करेंगे तो गुलदस्ता बनाने वालों की संख्या बढ़ेगी। स्किल डेवलपमेंट ये विकास के लिए, किसी भी नौजवान को रोजगार के लिए और किसी भी देश के लिए
ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट नॉट नेसेसरी कि इसी लेवल का हो, रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकता है। जिस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होता है तो जिस प्रकार के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अब जैसे मैं जब गुजरात में था तो नैनो कार वहाँ बनना शुरू हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये अगल बगल के जो ITI की हैं उसमें आप अपना एक सिलेबस शुरू कीजिए ऑटोमोबाइल का, नैनो वाले ही करें, और वहाँ के बच्चों को आप ऑटोमोबाइल का ITI का ट्रेनिंग दीजिए। साल भर में आपकी कंपनी खड़ी हो जाएगी, साल भर वो बच्चे की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो उन्होंने सारे को 15-20 किलोमीटर के रेंज में जितने ITIs थे वो ले लिए और वहाँ के बच्चों को ऑटोमोबाइल पढ़ाना शुरू किया। इधर कंपनी बन गई, उधर वो बच्चे तैयार हो गए, तुरंत उनको नौकरी मिल गई। तो जहाँ जिस प्रकार का काम है उसको मैपिंग करना चाहिए, मैपिंग करके उस प्रकार, कहीं केमिकल इंडस्ट्री जाए तो उसके अगल बगल के गांवों के बच्चों को वो ट्रेनिंग देनी चाहिए, तुरंत उनको काम मिल जाए। कहीं सिरेमिक का इंडस्ट्री है तो वहाँ के अगल बगल के बच्चों को वो काम देना चाहिए, तो नजदीक में ही काम मिल जाएगा। और अगर ये हम करते हैं तो हमारे देश में आर्थिक विकास में बहुत बड़ा एकदम जंप लगेगा। हमारे देश में रोजगारी ये सबसे प्राथमिक बात है, और रोजगारी के लिए डिग्री के साथ स्किल का भी उतना ही महत्व है। और ये अगर हम करने में सफल हुए, आने वाले दिनों में जो हमने कार्यक्रम उठाए हैं वो उसी बात को लिए ये सरकार ने अपना स्किल डेवलपमेंट का एक अलग मिनिस्ट्री बनाया है, अलग मंत्री बनाया है, तो उसको लेकर के हम फोकस एक्टिविटी कर रहे हैं और जिसका परिणाम बहुत ही निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको इस अच्छा, तो सारे देश भर के मेरे बाल मित्रों, मुझे अच्छा लगा, काफी विविध प्रकार के सवालों का मुझे सामना करना पड़ा, जवाब देने पड़े, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगता है कि कहीं मुझे डर लगता है आपके भीतर का बालक मुरझा तो नहीं गया है। बालक के सवाल बालक जैसे होने चाहिए। हमारे भीतर के बालक को कभी मुरझाने मत दीजिए, भीतर के बालक को जिंदा रखना चाहिए, वो आपको जिंदा रखता है। और इसलिए हंसते खेलते, ये उम्र ऐसी है बच्चे जिसमें बहुत कुछ नया जानना समझना हिम्मत होती है। छोटा बालक दीवार पे चढ़ना है तो डरता नहीं है, वो उसका मन करता है, चढ़ पाए नहीं चढ़ पाए अलग बात है, कोशिश करता है। वो ही तो बालक मन की ताकत होती है। वो जितना आप जी पाएंगे जिंदगी जीने की, वो एक बहुत बड़ी औसत आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगी। और इसलिए हम उसको लिए प्रयास करें। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, और हमारे सभी शिक्षकों के प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं। और आदर ऐसा नहीं, हमेशा मैं पहले स्कूलों में जाता था, लेक्चर वेक्चर देने के लिए बहुत जाता था, मेरे पास और कोई काम धाम था नहीं, यही करता रहता था। तो मैं स्कूल में कभी पूछता था, मैं कहता था भाई साल में आप अब तक कितने बालकों को पढ़ाया होगा? तो कोई टीचर बताता था कि मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे हाथ के नीचे से 500 स्टूडेंट पढ़ करके गए हैं, कोई कहता है 700 स्टूडेंट पढ़ के गए हैं। मैं पूछता था, इन 500 स्टूडेंट आपके पढ़ के गए, 700 पढ़ के गए, उनकी शादी हो गई क्या? तो बोले हाँ काफियों की हो गई। तो इतने से आपको शादी में कितना ने बुलाया होगा? मैं हैरान था, मुश्किल से 1 या 2 स्टूडेंट थे जिसने अपने टीचर को अपनी शादी में बुलाया था। मतलब कितना कट ऑफ है। टीचर और तुम्हारे जीवन से कभी हटना नहीं चाहिए, कभी हटना नहीं चाहिए। टीचर ने भी सोचना चाहिए कि अपने विद्यार्थी के जीवन से वो कभी हटना नहीं चाहिए। उसके जीवन का कोई भी शुभ अवसर हो, उसको जैसे अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इच्छा हो, वैसे ही उसको सबसे पहले अपने टीचर को बुलाने की इच्छा होनी चाहिए। ये नाता बनना चाहिए। यहाँ कई टीचर आज मुझे सुन रहे होंगे, उनके मन में सवाल उठेगा, हाँ यार इतने विद्यार्थी पढ़ करके लिए वो पूछता ही नहीं है, वो कौन सा रिश्ता था, क्या कमी थी? उस कमी को भरना, ये अपनापन, और जब उसके जीवन में कोई विकास हो तो उसका मन करे
अमेरिका पढ़ने चला गया होगा, अमेरिका में बहुत बड़ी अच्छी नौकरी करता होगा, वो भी कभी चिट्ठी लिखे कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, अब मैंने अमेरिका में ये पोजीशन पाई है, मैं आपको बता करके आनंद होता है, इसलिए मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ। कितने टीचर को चिट्ठी आती होगी? शायद किसी को अपना स्टूडेंट प्रगति करे, जब उसके टीचर को बताने का उसका मन करे, ऐसी छवि, ऐसे फुटस्टेप्स वो बालक के जीवन में रहे, ये अगर टीचर करता है, टीचर और बालक का नाता इस प्रकार का बनता है, तो मैं नहीं मानता हूं कि व्यवस्थाएं कभी रुकावट बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी रुकावट बनेगा। जिंदगी बदलने के लिए ये अपने आप में बहुत काफी होगा। एक माली पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिस बगीचे में काम करता है वहां जो खाद डाला जाता है उसकी दुर्गंध होती है, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य होता है कि भगवान को भी पसंद आए ऐसे फूलों का वो सर्जन कर देता है। एक अनपढ़ माली भी ये कर सकता है। तो हमारे पास तो कितने फूल परमात्मा ने दिए हैं, उन फूलों को हम कैसे संवारें, उन फूलों को भारत माँ के गले में कैसे अर्पित करें, ये अगर सपना हम टीचरों का रहेगा, मैं मानता हूं हम देश और दुनिया को, ये देश बहुत कुछ दे सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन से हम यही प्रेरणा लें और हम भी कुछ करें। मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला, देश भर के बालकों से बातचीत करने का अवसर मिला, मेरे लिए ये सबसे संतोष का काम है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो बच्चों को स्कूल ले जाने का कार्यक्रम करता था। फर्स्ट डे जब स्कूल ओपनिंग होती थी तो मैं खुद गांव में जाता था जहां एजुकेशन ना हो, और वहां तो उस समय 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है जून महीने में। 45 डिग्री टेम्परेचर में मैं गांव जाता था, बच्चों को घर घर जाकर के स्कूल ले जाता था। और मैंने एक बार कहा था भाषण में, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते शपथ समारोह का मुझे जो आनंद आता था, उससे ज्यादा आनंद उस गांव के गरीब की बेटी को स्कूल में दाखिल करते समय मुझे आता है। ये मेरा मिजाज है, इस मिजाज को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक अनन्य शिक्षक दिवस रहा। आज की अनुभूति में मुझे विश्वास है कि हम सभी कुछ अनोखी यादें लेते जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा सभागणों की ओर से आपका हमारा हार्दिक धन्यवाद। मानेकशॉ ऑडिटोरियम से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर देश भर के बच्चों को और साथ ही साथ शिक्षकों को संबोधित किया। पहले अपनी बातें रखी और फिर उसके बाद बच्चों के जवाब दिए। बड़ी बातें क्या रही? सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री बोले 2024 तक मुझे खतरा नहीं है। सवाल इम्फाल से एक बच्चे ने पूछा था कि वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा पीएम कैसे बन सकता हूं, तो तभी इस जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 की तैयारी करो और 2024 तक मुझे कोई खतरा नहीं है। बच्चे ने पूछा था कि वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। इसके अलावा मैंने पीएम बनने के बारे में कभी नहीं सोचा, मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा, ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि मैं टास्क मास्टर हूं, खूब काम करता हूं और दूसरों से खूब काम लेता भी हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति वो अपनेपन से करते हैं, 125 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए थकान महसूस नहीं करते। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मानेकशॉ ऑडिटोरियम से मोदी सर की पाठशाला, जिसमें आज बच्चों से बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके सवालों के जवाब भी दिए। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे सवाल जवाब का सेशन खत्म होने के बाद अब वहां से जाते हुए उनके साथ मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी हैं और बच्चों और टीचर्स का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के अलग अलग कोनों से, और आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में, अब जो पोडियम है मंच उससे नीचे उतरे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर वो नीचे उतरे थे। और ये देखिए बच्चों से अब बात कर रहे हैं। अब एक 1-to-1 इंटरैक्शन, एक पर्सनल जो बातचीत है, पर्सनल टच वो देते हुए कई बच्चे जो उस ऑडिटोरियम में मौजूद थे और कईयों को जिनको सवाल पूछने का मौका नहीं मिला होगा, उनसे अब सीधी बात करते हुए। सवाल कौन सा मैंने जो कहा वो सही था कि बालक अंदर पीना चाहिए। चलिए, अच्छा दोस्तों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अब बच्चों से विदा लेते हुए, और बीच में वो थोड़ी देर रुके, बच्चों के बीच पूछा कि सबसे अच्छा सवाल कौन सा था, और फिर ये भी कहा कि जो उन्होंने बच्चों के लिए कहा कि बालक मन होना चाहिए, शरारतें भी करनी चाहिए, क्या उनका जवाब सही था। तो इस तरह से बच्चों से बातचीत करते हुए एक पूरे सेशन के बाद इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे टीचर्स और बच्चों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका आज का कार्यक्रम शिक्षक दिवस पर जो उन्होंने बच्चों और उनके शिक्षकों को संबोधित किया वो खत्म हो गया है। मानेकशॉ ऑडिटोरियम से अब बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और बीच में उन्होंने रुककर बच्चों से बात की, मंच से उतरे, हाथ हिलाकर बच्चों का अभिवादन भी किया, बच्चों के बीच गए, उनसे बात की, ये भी पूछा कि आज का जो प्रश्न और सवाल और जवाब का जो सिलसिला रहा उसमें सबसे अच्छा सवाल कौन सा था। और अब ऑडिटोरियम से बाहर चले गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।